हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट रैकेट की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज और इस वीडियो के अंदर हम करें चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है गाइडलाइंस ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पढ़ा था फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशंस। सबसे पहले चैप्टर में दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट कम्युनिकेशन एंड इट्स अप्रूवल, कि ड्राफ्ट कम्युनिकेशन को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और उसका अप्रूवल कौन करेगा। तो देखो, जब फाइल सबमिट होती है तो उसके अंदर दो बातें होती हैं, या तो जो ड्राफ्ट कम्युनिकेशन इशू होना है या तो उसको फेयरली ही भेज दिया जाए या फिर उसको ड्राफ्ट फॉर्म में भेजा जाए। ठीक है, फेयरली किन केसेस में भेजा जाता है? रूटीन नेचर्स में, जिस तरीके के ड्राफ्ट जो होते हैं जिसके अंदर जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं, कि भाई जैसे लीव ग्रांट करनी है, ईएल इनकैशमेंट के ऑर्डर्स हैं, तो इनके स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हैं, तो उसके लिए ड्राफ्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा फेयर कॉपी भेज सकते हैं जिसके ऊपर की जो सिग्नेटरी होंगे वो अपने साइन करके और वो ड्राफ्ट जो है वो फिर इशू हो जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्ट कम्युनिकेशन हम तब भेजते हैं जब लाइन ऑफ एक्शन जो है इट इज़ नॉट क्लियर, डिसीजन इज नॉट क्लियर, या फिर एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होते हैं, सॉरी। तो इस तरीके से ड्राफ्ट भेजोगे और उसके ऊपर सेंटर में लिखा होगा डीएफए या फिर लिखा होगा ड्राफ्ट। इस तरीके से उसको भेजना है ताकि वो ड्राफ्ट है और उसके बाद ऊपर हायर ऑफिसर उसको देख ले और वो हायर ऑफिसर देखने के बाद उसके ऊपर अपना करेक्शन कर दें, कुछ सेंटेंसेस चेंज करने हैं, वो सब चीज़ें करके और फिर वो वापस ड्राफ्ट आएगा नीचे और इशू होने के लिए, सॉरी इशू होने के लिए नहीं, फेयर कॉपी बनाने के लिए। एंड देन फेयर कॉपी वापस जाएगी हायर ऑफिसर के पास सिग्नेचर के लिए। अब सिग्नेचर करेगा कौन? नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। इन जनरल मैक्सिमम जो ड्राफ्ट्स होते हैं अंडर सेक्रेटरी, कम से कम अंडर सेक्रेटरी के लेवल पर जाते हैं। जब हमने एसओ के रोल पढ़े थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि सेक्शन ऑफिसर जो है वो अपने लेवल पर भी कुछ केसेस, कुछ चीज़ों को डिस्पोज कर सकते हैं जो रूटीन मैटर्स होते हैं, तो उन केसेस के जो ड्राफ्ट है वो एसओ भी साइन कर सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सेक्रेटरी एंड अबव ही ड्राफ्ट कम्युनिकेशन को साइन करेंगे। देन कंप्यूटर प्रिंट आउट ही लेना है ड्राफ्ट का, और इसके बाद अगर सपोज कोई ड्राफ्ट है जिसके अंदर क्रूशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल या फिर विजिलेंस इम्प्लीकेशन से रिलेटेड वो ड्राफ्ट है और वो ड्राफ्ट ऊपर गया और उसके ऊपर सीनियर ऑफिसर ने कुछ चेंज किया उसके ऊपर, फिर ब्रांच ऑफिसर ने कुछ चेंज किया या वट एवर। अब क्योंकि वो क्रूशियल पॉलिसी मैटर है, विजिलेंस या फाइनेंशियल मैटर है, तो इसलिए उसका सब्जेक्ट मैटर के अंदर अगर कुछ भी करेक्शन होता है तो वो ड्राफ्ट जो है डीएफए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी फाइल के अंदर लगता है, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर दोज करेक्शंस, ग्रामेटिकल करेक्शंस। अगर खाली ग्रामेटिकल करेक्शन होने होकर ही वापस आया तो इस ड्राफ्ट को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर भी चेंज होकर आया है तो उस ड्राफ्ट को भी हम रख सकते हो फाइल के अंदर। ठीक है, और ऑफिसर जिसने कि ड्राफ्ट को अप्रूव करा है कि भाई यहाँ पे ये करेक्शन होनी चाहिए, वो वहाँ पर अपना इनिशियल भी मार सकते हैं। अब देखते हैं ई फाइल के अंदर क्वेश्चन अगर आता है कि ई फाइल में ड्राफ्ट को इनिशिएट करने का जो प्रोविजन है वो किस लेवल पर है, तो वो एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर है। जेएस को लगे कि वो एक ड्राफ्ट उसके साथ बनाना चाह रहे हैं तो ही कैन ऑल्सो इनिशिएट ड्राफ्ट। देन गेटिंग इट अप्रूव्ड एंड साइंड बाय एनी लेवल विद प्री डिफाइंड अप्रूवर। प्री डिफाइंड अप्रूवर होता है, उसके अंदर प्री डिफाइंड सिग्नेटरी रोल असाइंड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल और साइन भी ई फाइल के थ्रू ही हो जाता है। इसके बाद रिसीट्स पर ही डायरेक्टली ड्राफ्ट बनाने का भी प्रोविजन है, यानी कि फाइल नहीं खोली है और सीधा रिसीट के ऊपर कोई ड्राफ्ट बनाना है तो उसका भी प्रोविजन ई फाइल के अंदर है। वंस ड्राफ्ट इज अप्रूव तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता है बाय एनी अथॉरिटी। देयर इज ऑल्सो ऑप्शन फॉर अपेंडिंग ई साइन, जो डीएससी है उससे ई साइन भी उसके ऊपर हो जाएगा, जो ऐसे टिक करके ग्रीन कलर का दिखता है। इफ नेसेसरी फाइल हैज टू बी रीसबमिटेड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द अप्रूव्ड ड्राफ्ट। देखो, अगर ड्राफ्ट अप्रूव हो गया तो उसमें चेंज नहीं हो सकता, बट लेटर ऑन अगर लगा कि भाई इशू करने से पहले अगर आपको लगा कि यार इसमें ये चीज़ और चेंज कर सकते थे, तो फाइल को रीसबमिट करना पड़ेगा उसको चेंज करने के लिए। अब आगे दे रखी हैं कुछ 4 जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग, जिसमें से पहली है कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कंसाइज, क्लियर, यहाँ पे लिखा ही है। क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? सुपरलेटिव, सर्कमलोशन, रिडंडेंसी, रेपिटिशन, लेंथी सेंटेंसेस। स्टिल अगर लेंथी कम्युनिकेशन भेजना पड़ रहा है तो उसके लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन लिखना चाहिए, जिसके अंदर की समराइज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद है जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोज व्यू कन्वे किए जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या लिखना चाहिए? दे मस्ट स्पेसिफिकली बी एक्सप्रेस्ड। उसके अंदर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि भाई ये दैट दे हैव बीन रिटन अंडर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट
जैसे हम लिखते हैं दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फिर उसके बाद है अगर सपोज एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर रिमाइंडर डाल रहे हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई थी, तो आप उसके अंदर पिछले लेटर का हमेशा रेफरेंस दोगे। तो वेयर इट इज नेसेसरी, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द सीरीज शुड ऑलवेज बी रेफर टू, द लास्ट कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी रेफर टू। ठीक है। ई फाइल के अंदर ड्राफ्ट बनाने के लिए दो तरीके के ऑप्शन है। पहला, उसको अपलोड भी कर सकते हैं सीधा वर्ड फाइल जो कि आपके सिस्टम के अंदर होगी, और दूसरा उसको टाइप भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ वर्ड फाइल आपने बनाई है वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस हैं इसके अंदर ई फाइल में। इसके बाद है कुछ और गाइडलाइंस ड्राफ्ट पुटअप करते हुए। अगर इन्फॉर्मेशन मांगी है, कमेंट्स मांगे हैं, तो ज़रूर उसके अंदर डेट स्पेसिफाई करनी चाहिए कि कब तक चाहिए। नेक्स्ट, हर फाइल के हर ड्राफ्ट के ऊपर एक फाइल नंबर होना चाहिए, और अगर एक ही फाइल से सेम एड्रेसी को सेम डेट पे और सेम फाइल से, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें सेम है और इससे 2-3 ड्राफ्ट जाने हैं, तो टू अवॉइड कन्फ्यूजन उन 2-3 ड्राफ्ट के जो फाइल नंबर है उसके अंदर 1 2 3 डाल सकते हो। ई फाइल के अंदर डिफ्रेंसिएशन कैसे होता है, इशू नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि ई फाइल से अगर हम ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं और एक ही फाइल से सेम डेट पर सेम एड्रेसी को अगर हम इशू कर रहे हैं ड्राफ्ट, तो उसमें इशू नंबर डिफरेंट होता है, जो कि विच अपीयर ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर एज वेल एज इन द टेबल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, और फाइल नंबर तो लेटर के टॉप पर होता ही है। इसके बाद कुछ और गाइडलाइंस, किसी भी ड्राफ्ट के अंदर अगर एनक्लोजर्स लगाए हैं, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट, अभी डीएफए ही है ये, ठीक है, और इसके अंदर हमने देखा कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू वटेवर वटेवर, और यहाँ पर आपने कॉपी एनक्लोज लिखा है उसकी, और फिर आपने कोई रिपोर्ट भी एनक्लोज करी है, यहाँ पे रिपोर्ट की भी कॉपी एनक्लोज है, तो ये हो गए 2 एनक्लोजर। तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर मेंशन करोगे इसको, द नंबर ऑफ एनक्लोजर शुड बी इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द ड्राफ्ट ऑन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेज, तो बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेज, एंड ऑफ द ड्राफ्ट। तो यहाँ पर 2 एनक्लोजर हुए, तो यहाँ पर आप 2 मेंशन करोगे कि 2 एनक्लोजर्स हैं। इसके बाद अगर इन एनक्लोजर्स की कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको फोटोकॉपी नहीं करनी है, एक्स्ट्रा कॉपीज अगर अवेलेबल है, तो नॉट टू बी फोटोकॉपीड, तो यहाँ पर आप एक ऑब्लिक लाइन लगा के ड्राफ्ट का जो मार्जिन होगा वहां पर लिख दोगे नॉट टू बी फोटोकॉपीड। और अगर इसकी फोटोकॉपी नहीं है इस रिपोर्ट की और आपके पास एक ही रिपोर्ट है जो कि फाइल में लगी हुई है, तो इस पर ऑब्लिक लाइन लगा के लिख दोगे टू बी फोटोकॉपीड मार्जिन के अंदर। ओके, देन अगर कम्युनिकेशन जो आपने भेजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, उसके अंदर जो एनक्लोजर लगा हुआ है, वो जो रिपोर्ट है, किसी चीज़ की रिपोर्ट है, सपोज कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना चाहिए, और दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्शन ऑफिसर कि वो उसके ऊपर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट मेंशन करे, ताकि वो चीज़ इंश्योर हो जाए कि वो सेंडर के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद जो डीएफए है उसके अंदर लाइन में डबल स्पेसिंग होनी चाहिए, ताकि जो हायर ऑफिसर है उसके बीच में एडिट कर पाए। उसके ऊपर अर्जेंसी ग्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, इमीडिएट, और अर्जेंसी ग्रेडिंग नॉट बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एन ऑफिसर नॉट लोअर इन द रैंक देन अ सेक्शन ऑफिसर, यानी अर्जेंसी ग्रेडिंग की इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन ऑफिसर की। उसके बाद जो बंदा यहाँ पे साइन करेगा, जिसके साइन से ड्राफ्ट जाएगा, उनका नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी, ये 5 चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी है। और हो सके तो एड्रेसी को, यानी जिसको भेज रहे हो डीएफए, चाहे यहाँ पे लिखा हो चाहे ओएम है तो यहाँ पे लिखा होगा, उनका भी फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर उनका भी मेंशन कर सकते हैं। फ्लैग डीएफए लगाना है इसके ऊपर, ऑफकोर्स सबको पता है, और एक से ज़्यादा ड्राफ्ट है तो 1 2 3 ऐसे करके उसके ऊपर अटैच करनी है। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ऑल द ऑर्डर्स दैट आर एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, उनको साइन कौन करेगा, ठीक है, उनको साइन 2 लोग कर सकते हैं, जिसका रेगुलर, 2 लोग नहीं 3 लोग बताती हूँ, रेगुलर स्टेटस हो, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटेरिएट स्टेटस, एग्जैक्टली हम इसी की लैंग्वेज करेंगे एमओपी की, और तीसरा अगर कोई और स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड हो, स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड, किसके अंडर होगा स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड, ऑथेंटिकेशन ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2002, ठीक है, अगर इन ऑर्डर्स के थ्रू कोई पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड है उनको साइन करने के लिए, किसी पर्सन का एक्स ऑफिशियो सेक्रेटेरिएट स्टेटस है,
या फिर वो रेगुलर है। ठीक है, और ये किस लेवल के ऑफिसर होंगे? ऑफ और अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, इसके बाद है वेयर द पावर्स टू मेक ऑर्डर्स और नोटिफिकेशंस इन कन्फर्ड बाय स्टैट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दिस विल बी एक्सप्रेस टू बी मेड इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू ऑफिसर्स बाय नेम हम कब एड्रेस करते हैं? नॉर्मली क्लासिफाइड नेचर या फिर डेमी ऑफिशियल लेटर। इसके अलावा बाकी सारे कम्युनिकेशंस जो हैं वो बाय नेम एड्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, यानी पक्का पक्का वाले कौन से हैं कि जो बाय नेम एड्रेस हो जाएंगे? वो तो है कि क्लासिफाइड, भाई इन्फॉर्मेशन जो है वो सीधे उसी बंदे के पास पहुंचनी चाहिए, या फिर डेमी ऑफिशियल डीओ लेटर के अंदर, क्योंकि हम पर्सनल अटेंशन किसी पर्सन की चाह रहे हैं डीओ लेटर के अंदर, इसलिए ये दोनों जो चीजें हैं वो बाय नेम एड्रेस की जाती हैं। इसके अलावा अर्जेंसी है, इंपॉर्टेंस है, और बिकॉज सम ग्राउंड हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय पर्सनल डिस्कशन, किसी बंदे से हमारा पहले पर्सनल डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, और नेचर स्पेशल नेचर की का हमारे पास मैटर है या इंपॉर्टेंस है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम उसके अंदर काइंड अटेंशन करके लिख देते हैं, विच इज रिटन अबव द सब्जेक्ट। और ये देख सकते हो यहाँ पर, जैसे हमने सेक्रेटरी होम अफेयर्स को लिख रहे हैं हम ये लेटर। ठीक है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टर से हमारी कुछ बात हो गई थी पहले, या फिर हमें पता है कि मैटर जो है वो इन डायरेक्टर के पास जाएगा और अर्जेंट मैटर है, तो इसलिए हम सब्जेक्ट के ऊपर और टू और इस एड्रेस के नीचे अटेंशन डाल के उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं। अब है ड्राफ्टिंग ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर हमने पढ़ा था कि पर्सनल अटेंशन के लिए लिखा जाता है, तो इसलिए उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग भी जो है वो डायरेक्ट, पर्सनल और फ्रेंडली होना चाहिए। एग्जाम्पल्स कुछ उन्होंने दे रखे हैं, इसको पढ़ सकते हो। जनरली डीओ लेटर कितना होना चाहिए? नॉट एक्सीडिंग 1 पेज। ठीक है, बेटर होगा कि उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर लिखा जाए ताकि एक पेज के अंदर वो आ जाए। उसके बाद ड्राफ्ट डीओ लेटर को फेयर कौन करेगा? फेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द पर्सनल स्टाफ ऑफ द ऑफिसर हु साइंस इट, यानी ऑफिसर जो साइन करने वाले, सपोज जेएस के लेवल पे जा रहा है डीओ लेटर, तो भाई जेएस साइन करेंगे तो जेएस का पर्सनल स्टाफ जो है वो उनको फेयर करके देगा। देन कलर कोड, उसके अंदर क्या यूज करना है? रेड कलर जो है सेक्रेटरी अप टू सेक्रेटरी, एंड ब्लू कलर वाला जो एम्बलम होता है दैट इज फॉर मिनिस्टर। और इसके अलावा जो एम्बलम का यूज है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है। ठीक है, द कलर कोड यूज ऑफ नेशनल एम्बलम ऑन डीओ लेटर विल बी एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग रिगार्डिंग इशू ऑफ कम्युनिकेशंस। जो कम्युनिकेशन अब बन गए हैं उनको इशू करते टाइम किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले तो ये कि जो ड्राफ्ट अप्रूव होकर सेक्शन के अंदर वापस आया है उसको फेयर कॉपी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डीलिंग ऑफिसर की है। ही विल एंश्योर कि सारे करेक्शन ठीक से हो जाए, और उसके बाद उसको चेक कौन करेगा? सेक्शन ऑफिसर। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि डेमी ऑफिशियल लेटर यानी कि डीओ लेटर के अंदर कुछ भी करेक्शन वगैरह होगा या फिर उसकी जो फेयर कॉपी होगी वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा उस ऑफिसर का पर्सनल स्टाफ, जिस भी ऑफिसर के नाम से डीओ लेटर जा रहा है उनका पर्सनल स्टाफ। ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी चेक करने की, यानी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डीलिंग ऑफिसर की जो कि उसको इशू करेगा। लेटर के पीछे सारे एंक्लोजर अटैच है या नहीं है, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीलिंग ऑफिसर की। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर की है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि भाई देखो जो ऑफिसर के नाम से लेटर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डीओ लेटर है और इसमें पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, तो तब तो वो पर्सनल स्टाफ उसको करेक्ट करेगा। और अगर सेक्शन की बात हो रही है तो सेक्शन के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलिंग ऑफिसर की होती है उस कम्युनिकेशन के इशू करते टाइम फेयर कॉपिंग की। नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली जब भी डीओ लेटर के साइन की बात हो रही है तो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पर्सनल स्टाफ की ही रहेगी। ठीक है, अब 4th नंबर पे देखो, इशू ऑफ फेयर कम्युनिकेशन विद एनक्लोजर। तो एनक्लोजर यानी कि डीओ लेटर के पीछे अगर एनक्लोजर लगा हुआ है तो विद एनक्लोजर इसको इशू कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पर्सनल स्टाफ की। ये डीओ है, ठीक है, ये रहेगी पर्सनल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद है डेमी ऑफिशियल लेटर सपोज जाना है और उसके एनक्लोजर साथ में लगे हुए हैं, तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई पर्सनल स्टाफ की। लेकिन अगर उसके एनक्लोजर जो है वो उसके अंदर नहीं लगे हुए और एनक्लोजर को कहीं से लेना है, यानी कि सेक्शन के पास है एनक्लोजर्स जो डीओ के पीछे लगने हैं, तो डीओ लेटर जो है वो सेक्शन में जाएगा।
और सेक्शन से जाके इशू होगा, ना कि पर्सनल स्टाफ इशू कराएगा। ठीक है, तो डीओ लेटर विल देन बी इशूड बाय द सेक्शन। दिस इंक्लूड्स सेंडिंग ऑफ फैक्स और ईमेल एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे भी उसको भेजना है वैसे वो सेक्शन से जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कम्युनिकेशन जो है वो सेंट्रल इशू सेक्शन से इशू होना है, तो अगर वहां पर इशू होता है तो क्या होता है, मैसेंजर बुक में एंट्री होती है, उसकी सिग्नेचर होते हैं और रिसीविंग होती है। तो ये सब जो कहानी है, इन सब में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके डीलिंग ऑफिसर की। और अगर डीओ लेटर की बात है कि सेंट्रल इशू सेक्शन से इशू होना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पर्सनल स्टाफ की। उसके बाद अब जब लेटर चला गया तो उसकी एक ओसी होती है, तो ओसी को रिटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अगेन डीलिंग ऑफिसर की या फिर पर्सनल स्टाफ की, इफ ईमेल सेंड बाय द ऑफिसर। ठीक है, अगर ऑफिसर से रिलेटेड काम है तो फिर पर्सनल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स सेक्शन ऑफिसर की रहेगी। इसके बाद ओसी को जब फाइल के अंदर लगाएंगे तो भाई उसकी डॉकेटिंग और रेफरेंसिंग करने का काम तो वो डीलिंग ऑफिसर का होगा, क्योंकि फाइल तो डीलिंग ऑफिसर के पास ही रहेगी ना, और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सेक्शन ऑफिसर की। नेक्स्ट देखो, कुछ चीजें पोर्टल पे अपलोड करनी होती है, जैसे प्रगति हो गई, ई समीक्षा, सीपी ग्राम, ओसीएमएस। ओसीएमएस इज व्हाट? ओसीएमएस इज ऑनलाइन कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ कि भाई अगर सपोज फुल फॉर्म में पूछ ली तो ओसीएमएस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप इज पीएमजी। इसके अलावा पीएमओ पोर्टल। तो इन सब पोर्टल पर जब चीज अपलोड करनी होती है तो पहली बात तो अपलोड कौन करेगा, तो अपलोडिंग विल बी डन बाय ऑफिसर या फिर सेक्शन डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस आफ्टर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ कोर्स। और इसके बाद अपलोडिंग के बाद उस पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रिंटेड कॉपी निकाल के उसको ओसी की तरह रखना होता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जो है वो इशू होनी चाहिए, किस लिए, रिगार्डिंग द यूज ऑफ विंडो टाइप या फिर ऑर्डिनरी एनवलप। कौन सी चीज जो है वो रजिस्टर पोस्ट से जाएगी, रजिस्टर पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट या फिर स्पीड पोस्ट से जाएगी, रबर स्टैंपिंग होगी कॉपी की, और सेग्रीगेटिंग दोज टू बी सेंड बाय द फॉरेन पोस्ट फ्रॉम द रेस्ट, यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। मतलब इन सब के लिए डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए बेसिकली। उसके बाद है सेक्शन ऑफिसर का क्या काम है, सेक्शन ऑफिसर जो है वो सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर को वंस अ वीक स्क्रूटिनाइज करेंगे। ठीक है, वो देखने के लिए कि भाई ठीक से मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर अपने इनिशियल मार देंगे कि भाई उन्होंने स्क्रूटिनी करी है वंस अ वीक। तो ये हो गया आपका एक टाइमलाइन कि वंस अ वीक सेक्शन ऑफिसर को सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर देखना है। इसके बाद है इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स को कैसे इशू किया जाता है। हमने पढ़ा था इंटर डिपार्टमेंटल नोट जो है वो दो तरीके से जा सकता है, या तो सेल्फ कंटेन नोट की फॉर्म में, अगर तो वो सेल्फ कंटेन नोट की फॉर्म में सिर्फ पेपर की फॉर्म में जा रहा है तब तो वो नॉर्मल इशू हो जाएगा जैसे बाकी सारे कम्युनिकेशन इशू होते हैं। लेकिन अगर आईडी नोट फाइल पर रिकॉर्ड होकर जाना है तो पहली बात तो वो फाइल पर फेयर होएगा सेक्शन के अंदर, तो ये सेक्शन के अंदर फेयर होगा, और उसके बाद इट बट डिस्पैच टू द सेंट्रल इशू सेक्शन। और इस फाइल को सेंड करने से पहले डीलिंग ऑफिसर को क्या क्या करना है, डीलिंग ऑफिसर ऑफ कोर्स भाई फाइल भेज रहे हो तो फाइल को का मूवमेंट जो है फाइल मूवमेंट रजिस्टर के अंदर मार्क करोगे, है ना, अगर सेक्शन की खुद की फाइल है तो, एंड इन द सेक्शन रजिस्टर इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में सेक्शन रजिस्टर में। इसके बाद जब सेक्शन की खुद की फाइल आप सेंड कर रहे हो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, ए डिपार्टमेंट जो है वो बी डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शन की फाइल ही ट्रांसफर कर रहा है बिकॉज उसके अंदर आईडी नोट रिकॉर्डेड है, तो एक चलान बनेगा डुप्लीकेट में। ठीक है, और एक चलान रहेगा सेक्शन के पास और एक चलान चला जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, वन कॉपी ऑन द फाइल एंड मेक ओवर द अदर टू द डीलिंग ऑफिसर कंसर्न। ये चलान का स्पेसिमेन है, इस तरीके से चलान होगा। उसके बाद फाइल की जो एंट्री होगी वो मैसेंजर बुक के अंदर होगी और उसको सेंट्रल इशू सेक्शन डिस्पैच के लिए भेज दिया जाएगा, सेंट्रल इशू सेक्शन, और फिर हो जाएगा इसका डिस्पैच फाइल का। अब देखते हैं ई फाइल के अंदर क्या होता है। ई फाइल में जब ड्राफ्ट को इशू कराना है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली भी इशू किया जा सकता है थ्रू ईमेल। तो जब थ्रू ईमेल उसको इलेक्ट्रॉनिकली हम इशू कर रहे हैं ई फाइल के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली उसकी ओसी जो है वो फाइल में लग जाती है, यानी हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिकली ही क्योंकि इशू कर रहे हैं तो हमने यानी कि फिजिकल कॉपी निकाल के साइन वाली कॉपी नहीं लगाई है, इलेक्ट्रॉनिकली ही वो गई है, तो इसका मतलब वो फाइल में इशू जो है उसका वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगी इशूड कॉपी। ठीक है, और ई फाइल के अंदर
अप्रूव्ड ड्राफ्ट जो है उनको फेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब डीलिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट बनाया तो एसओ उसको या फिर अंडर सेक्रेटरी या फिर डीएस अपने लेवल पे उसको अपने आप करेक्ट करते चलते हैं, है ना। तो फाइनली जो भी ड्राफ्ट होता है वो ऑलरेडी फेयर्ड ही होता है। इसके बाद है डिस्पैच। ई फाइल के अंदर डिस्पैच इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली कब कर सकते हैं? जब दोनों ही जो सिस्टम्स हैं, यानी डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों ही ई ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, और अगर मैनुअली कर रहे हैं तो उसके अंदर डेटा जो है वो एंटर करना पड़ेगा। अब है देखो, ई फाइल के अंदर जो ड्राफ्ट होता है उसके अंदर सिग्नेटरी जो है वो अप्रूव्ड ड्राफ्ट को डिजिटली साइन करते हैं। नेक्स्ट, ई फाइल के अंदर डिस्पैच जो है वो ईमेल के थ्रू किया जा सकता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। देन आईडी नोट, ई फाइल के थ्रू अगर आईडी नोट सेंड करना है ए से बी को और फाइल के ऊपर रिकॉर्डेड है वो, तो वह डायरेक्टली सेंड किया जा सकता है अगर दोनों ही डिपार्टमेंट्स ई ऑफिस पे काम कर रहे हैं। देन ई फाइल के अंदर फेयर कॉपी या फिर ओसी जो है वो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है फाइल के अंदर, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ई फाइल के अंदर एक अलग प्रोविजन भी होता है रिमाइंडर सेटअप करने का। किस चीज़ का रिमाइंडर? कि भाई हमने किसी से इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसका रिप्लाई अभी तक आया नहीं, ठीक है, तो उसका रिप्लाई जिस दिन तक आना था उस दिन का रिमाइंडर हम लगा सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द सेंडिंग ऑफ द रिमाइंडर अगेंस्ट इट, कि भाई इतने दिन बाद इसका रिमाइंडर भेजना है, तो उस चीज़ का रिमाइंडर जो है वो ई फाइल में लग सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का कि फिजिकल ट्रांजिशन और ई मोड के अंदर ये जो सारी एक्टिविटीज हैं, रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, आउटवर्ड कम्युनिकेशन और रिट्रीवल, इनके अंदर क्या फ़र्क है? देखो, अगर फिजिकल मोड में ऑफिस वर्क कर रहा है तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज मैनुअली होंगी, तो सारी चीज़ें मैनुअल लिखी है। और अगर पूरा का पूरा ऑफिस ई मोड में काम कर रहा है, ई ऑफिस से काम कर रहा है, तो भाई ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर दिस कि आउटवर्ड कम्युनिकेशन जो है, बस ई ऑफिस अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ई ऑफिस को से जो आउटवर्ड कम्युनिकेशन है वो फिजिकल भी जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि सपोज ए डिपार्टमेंट तो ई ऑफिस से काम कर रहा है, लेकिन बी डिपार्टमेंट जो है वो ई ऑफिस पे काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो आउटवर्ड कम्युनिकेशन है ए डिपार्टमेंट को वो फिजिकल मोड में भी भेजना पड़ सकता है। और अगर सपोज सी डिपार्टमेंट जो है वो ई ऑफिस में वर्क करता है पूरा, और ये भी ई ऑफिस पे पूरा वर्क करता है, तो ए टू सी इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाएगा आउटवर्ड कम्युनिकेशन, और ए टू बी फिजिकल मोड में जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आउटवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड वाले ऑफिस के अंदर फिजिकल फॉर्म में भी जाना पड़ सकता है। अब है आपका ट्रांजिशन मोड। ट्रांजिशन मोड के अंदर मैंने बताया था कि जो मूवमेंट है वो तो ई ऑफिस के थ्रू होगी, लेकिन फाइल की जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग जो है वो फिजिकल होगी, ठीक है, लेकिन मूवमेंट जो रिकॉर्ड होगी वो ई ऑफिस से, यानी रजिस्ट्रेशन भी ई ऑफिस पे होगा। तो रजिस्ट्रेशन यानी किसी भी रिसीट का रजिस्ट्रेशन होना है वो ई ऑफिस से हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर रिकॉर्ड जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो तो इलेक्ट्रॉनिक होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट एक्चुअली में जो मूवमेंट होगी वो मैनुअल होगी। यानी इन सारे के सारे प्रोसेसेस के अंदर जहां पर भी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पेपर होना है वो ट्रांजिशन मोड में फिजिकल ही रहेगा। जैसे कि ये देखो, डॉक्यूमेंट रिसीव, तो एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंट रिसीव है वो मैनुअल है, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक है। प्रोसेसिंग मैनुअल होती है क्योंकि फाइल जो है वो तो फिजिकल खोली है, लेकिन ई ऑफिस के थ्रू खोली है, तो इसलिए प्रोसेसिंग मैनुअल हो गई। आउटवर्ड कम्युनिकेशन बहुत तरीके का हो सकता है, फिजिकल भी इलेक्ट्रॉनिक भी। और रिट्रीवल मतलब कोई चीज़ हमें ढूंढनी है, कोई चीज़ पता लगानी है कि भाई इस दिन गया था, उसका इशू नंबर देखना है, तो इशू नंबर तो इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर 9 एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू चैप्टर नंबर 10. So thank you for watching.